इस देश में जो जांच एजेंसियां हैं वो भी तो सब सरकारी है ना। कोई ऐसी हम्म। जांच एजेंसी है कि जिसको जांच एजेंसी को दिया जाए और ईमानदारी से जांच करे? क्या पिछली है? सरकार ने कर दिया था तो हम क्या करें, जवाहरलाल नेहरू करके गए तो हम क्या करें, इंदिरा गांधी करके गई तो हम क्या करें, राजीव गांधी करके गए तो हम क्या करें, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो हम क्या करें? नहीं, वो तो मुद्दा बनाते हैं। हाँ तो बात है ना, तो मतलब हम क्या करें, मतलब हमने कुछ नहीं किया, ये तो पहले भी होता रहा, जब कांग्रेस ने किया तो हमने भी कर दिया, तो क्या हो गया? हमने तो जी। उन्हीं की परिपाटी को फॉलो किया। तो कांग्रेस तो हिंदू मुसलमान नहीं करती थी, आप क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? कांग्रेस तो सावरकर को वीर नहीं मानती थी, आप क्यों मान रहे हैं? कांग्रेस तो गोडसे को जो है गांधी का हत्यारा मानती थी, आप गोडसे को परम पूज्य पितामह मान रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, आका के दबाव में इतनी सारी संस्थाओं का इतना जबरदस्त क्षरण हुआ है कि हमको तो लगता है कि इसकी भरपाई होने में, अगर निजाम बदला तो कई दशक लगेंगे, जो है मतलब इसकी भरपाई होने में। अडानी के मामले में तो ये दिखाई पड़ रहा है अब कि हमने तुमसे कहा था सर झुकाने के लिए, तुम तो जो है पेट के बल लेट गए। कि अडानी के समधी सिरिल सराफ साहब कोई हैं जी। जो उस कमेटी के सदस्य थे, जो सेबी के, जो मतलब क्या कहते हैं, अडानी के मामलों की जांच कर रही थी। तो अब अगर कोई उनके समधी ही है तो अपने समधी के खिलाफ रिपोर्ट देंगे क्या? कि बाजार नियामक सेबी ने अडानी समूह द्वारा नियामक उल्लंघनों और मूल्य हेरफेर बने ढाल देने के लिए कई संशोधन लाए हैं। मतलब आप नियम ही बदल देंगे किसी को फायदा कराने के लिए। हम नियम बदल हम्म। देंगे तो लगे भाई कि अब नियम बदला हुआ, तो ये पता लगाओ भैया कौन नियम बदला है, क्यों नियम बदला है, कैसे नियम बदला है। हम नियम ही देंगे तो जो इक्वल लेवल फील्ड है वो बदल गई, बदलने के बाद जो है फिर वो वो जीते या हारे उसका वो रिजल्ट भी बदल जाता है। अगर सरकार मेहरबान हो और सरकार की संस्थाएं सरकार की मेहरबानी के कारण मेहरबान हो, जी। तो कोई 10,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, कोई 50,000 करोड़ लेके भाग जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब वहां के कोर्ट से ये रिजेक्ट हो गया तो वहां के कोर्ट से वो रिजेक्ट हो गया, तो बहुत बहुत जल्द आने ही वाला है। ना आज तक मेहुल चौकसी आए, न विजय माल्या आए, न नीरव मोदी आए। देश के सबसे चर्चित, विवादित और धनी पूंजीपति गौतम अडानी, कैसे होती है कंपनी में इधर से उधर माल ट्रांसफर, कैसे होता है पैसा, और कौन करता है उनकी मदद, कौन कौन करता है उनकी मदद। जब राहुल गांधी ने एक पोस्टर लेकर संसद में दिखलाया था जिसमें अडानी का फोटो प्रधानमंत्री के साथ था, उस समय बहुत बवाल हुआ था, और उसकी परिणति क्या हुई थी, हम सब ने राजनीतिक परिणति क्या हुई थी, हम सब ने उस समय देखा। दोस्तों, और रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। अडानी फिर चर्चा में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और एक उनके पुराने सहयोगी कोई है अग्रवाल साहब, वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और उन्होंने कहा है कि कैसे होता है हेरा फेरी फंड का, मैं जानता हूँ। कौन बचा रहा है आखिर अडानी को, इसी पर चर्चा है इस एपिसोड में। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, सुनते और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जेपी सिंह साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक सह एडवोकेट, उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। स्वागत है सर। जी नमस्कार। जी सर, कौन कौन है साहब लोग? देख देखिए सर, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ये बहुत पुरानी कहावत है। हाँ। अगर सरकार मेहरबान हो और सरकार की संस्थाएं सरकार की मेहरबानी के कारण मेहरबान हो, जी। तो कोई 10,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, कोई 50,000 करोड़ लेके भाग जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब वहां के कोर्ट से ये रिजेक्ट हो गया तो वहां के कोर्ट से वो रिजेक्ट हो गया, तो बहुत बहुत जल्द आने ही वाला है। ना आज तक मेहुल चौकसी आए, न विजय माल्या आए, न नीरव मोदी आए। अडानी का मामला आप देख ही रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिसके बाद, हम्म। जिसके बारे में आज तक आई है, वो पानी नहीं मांगता, सांप का काटा हुआ जिस तरह। लेकिन अडानी साहब के सारे शेयर फिर उठ खड़े हुए। तो आपका अमेरिका का ओसीसीआरपी एक पत्रकारों का संगठन है, उसने एक रिपोर्ट भेजी जिसने जो है बिल्कुल कैटेगरिकल बताया कि कौन कौन से फंड से, टैक्स हेवन के फंड से अडानी के शेयरों को जो है उठाए रखने के लिए जो पैसा फंडिंग होता है।
अब अभी सेबी की जांच ही चल रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। अभी सेबी को टैक्स हेवन से जानकारी नहीं पता कर रही, सो वो 2014 में भी जांच कर रही थी, वो जांच कहाँ चली गई इसका कोई पता नहीं है। तो अब नया मामला ये आया है, इसके बाद भी मतलब सेबी को नहीं जांच का पता है, मतलब ओसीसीआरपी को जांच का पता है, सेबी को नहीं पता है। अब सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा एक याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल किया गया, जिसने कुछ मीडिया घरानों द्वारा प्रकाशित हालिया जांच रिपोर्ट के आलोक में सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है और आरोप लगाया है कि बाजार नियामक सेबी ने अडानी समूह द्वारा नियामक उल्लंघनों और मूल्य हेरफेर बने ढाल देने के लिए कई संशोधन लाए हैं। मतलब आप नियम ही बदल देंगे किसी को फायदा कराने के लिए। हम नियम बदल देंगे तो लगे भाई कि अब नियम बदला हुआ, तो ये पता लगा भैया कौन नियम बदला है, क्यों नियम बदला है, कैसे नियम बदला है। हम नियम ही देंगे तो जो इक्वल लेवल फील्ड है वो बदल गई, बदलने के बाद जो है फिर वो जीते या हारे उसका वो रिजल्ट भी बदल जाता है। हम्म। तो उसमें सेबी ने अडानी के पैसे निकालने के बारे में 2014 डीआरआई अलर्ट को छुपाया है, ये भी आरोप लगाया गया है। सेबी ने किसी भी जांच के निष्कर्ष का खुलासा नहीं किया है तथा ओसीसीआरपी मॉरिशस में स्थित अपारदर्शी निवेश फंड दिखाता है जो अडानी के शेयरों में निवेश कर रहा है। इसको भी जो है सेबी अभी तक जो है आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, कह रहा है टैक्स हेवन से खबर नहीं मिली है। वो सुप्रीम कोर्ट का रुख देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है। अब हलफनामे में कहा गया है कि सेबी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तथ्यों को कथित तौर पर दबाने और अडानी परिवार द्वारा अपनी कंपनियों में विवेकपूर्ण तरीके से स्टॉक हासिल करने के आपत्तिजनक निष्कर्षों का विवरण भी नहीं दिया है। फिर उसने हम्म। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी आरोप लगाया है कि अडानी के समधी सिरिल सराफ साहब कोई हैं जी। जो उस कमेटी के सदस्य थे जो सेबी के जो मतलब क्या कहते हैं अडानी के मामलों की जांच कर रही थी। तो अब अगर कोई उनके समधी ही है तो अपने समधी के खिलाफ रिपोर्ट देंगे क्या? तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हम्म। इंटरेस्ट, हितों का टकराव है, जिसके आधार पर तमाम आपके देखते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजेस जब मामले की सुनवाई आती है तो हितों के टकराव के नाम पर वो अपने को अलग कर लेते हैं। क्योंकि हम्म। कोई कभी किसी का वकील रहा है, कोई कभी किसी के स्टेट का रहा है, कभी कोई किसी के यहाँ उसका व्यक्तिगत संबंध रहा, पता चला शादी ब्याह में शामिल हुआ है, तो बाद में कीचड़ उछले उससे अच्छा पहले ही वो अपने को बाहर कर लेते हैं। वो दूसरी बात है कि बाहर रह के वो प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं ब्रदर जजेस से, ये एक सोच का विषय है। लेकिन ओपनली तो अलग हट ही जाते हैं। हम्म। तो सवाल है कि अब सीधे सराफी साहब जांच करेंगे। अब अडानी जी का महिमा देखिए, अडानी जी का चैनल है NDTV, उसके करते धरता सर्वसर्वा हैं पुराने पत्रकार हैं संजय पुगलिया। उन्होंने अभी जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में होने वाली थी जी। तो उन्होंने कहा कि जाके एक एक पुरुष रिपोर्टर से और एक महिला रिपोर्टर से कि जाके ऐसे ऐसे सवाल पूछने हैं कि ताकि जो है वो हंगामा हो जाए, मतलब उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मतलब हो जाए, भंग हो जाए। आपको बताएं तो उन लोगों ने आपका क्या कहते हैं इस्तीफा देना उचित समझा, बजाय इसके कि वो जाके सवाल पूछ के अपने को हंसी का पात्र बनाए, जिस तरह जो है सुधीर चौधरी या कई लोग बन गए हैं। जी। उनका नाम है सोहित मिश्रा और सुप्रिया भारद्वाज। तो अब आप ये बताइए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपका मालिक सोकाल मालिक के बाद जो अब मालिक और जो पत्रकारों या नौकरों के बीच में जो एक तो मैनेजर जनरल मैनेजर टाइप का व्यक्ति है या CEO टाइप का व्यक्ति है, वो बुला करके जो है अपने मातहतों से कहे कि तुमको जाके वहां ऐसा करना है, तो कर पाएंगे कि नहीं करेंगे? क्या करेंगे आप बताइए? या तो इस्तीफा दें या जाके करें। हंसी का पात्र वो बनेंगे, संजय पुगलिया तो बनेंगे नहीं। जी। और उन्होंने नहीं किया हंगामा, क्योंकि अब तो राहुल गांधी सीधे सीधे सवाल पूछते हैं कि अच्छा आप इस चैनल से हैं, वहां से आप एक एजेंडा लेके आए हैं, एजेंडे वाला सवाल पूछ रहे हैं। अभी और बहुत से लोग अभी सब कहने लगे हैं, नतीजा क्या है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी भद्द पिटती है, वो चाहे जिसके रिपोर्टर हो। अब वो वाला मामला नहीं कि उन्होंने कोई इस तरह का सवाल पूछा तो ये भी लोग कह देंगे मुझे मालूम है कि आप कहाँ से पूछ रहे हैं।
तो इस स्तर पर अडानी का चैनल उतर आया है राहुल गांधी के प्रति, और कुल मिला के ये जो स्तर पर उतर आया है, तो ये कहीं ना कहीं आका को खुश रखने के लिए ही तो किया जा रहा है। जी। तो अब जब आका इतने मेहरबान है तो सेबी जो है वो क्या करेगी, आप हमको बताइए। अभी तक हल्ला था कि सेबी बड़ी जो है वो क्या कहते हैं निष्पक्ष संस्था है और बड़ी निष्पक्षता के साथ सबकी जांच कर रही है। अडानी के मामले में तो ये दिखाई पड़ रहा है अब कि हमने तुमसे कहा था सर झुकाने के लिए, तुम तो जो है पेट के बल लेट गए। हम्म। भाई हमने तुमसे सर झुकाने के लिए कहा था, तुम तो पेट के बल लेट गए। तो लंबुलेट अडानी के प्रति दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में अब की बात सेबी क्या सच और झूठ लेकर के आता है। सेबी के एक पूरे अध्यक्ष ने भी, अब नाम उनका भी ध्यान से उतर रहा है, उन्होंने भी ये कहा कि भाई जिस तरह का कैटेगरिकल आरोप ओसीसीआरपी हिंडनबर्ग इस सब में लगा है, उसमें सेबी को अपने इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर के सामने आना चाहिए। हम नहीं आएंगे तो क्या करेंगे आप? अच्छा सेबी नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? कोई है सेबी को पनिशमेंट करने का तरीका? आप अधिकतम अध्यक्ष को हटा देंगे, रामनाथ चले जाएंगे, श्यामनाथ आ जाएंगे, श्यामनाथ चले जाएंगे, आलोकनाथ आ जाएंगे, व्यवस्था तो वही रहेगी ना। तो सवाल इस बात का है कि जब निर्णायक ही, जब मुंसिफ ही मुजरिम से बिल्कुल हैंड टू ग्लोव रहेगा तो कहां से न्याय मिलेगा? तो क्या आप खाली ये अराजक सबको, स्थिति समझा समझा जाए अब कि अगर क्या पुलिस कहा जाए आप बताइए, या नहीं आका के दबाव में इतनी सादी संस्थाओं का इतना जबरदस्त क्षरण हुआ है कि हमको तो लगता है कि इसकी भरपाई होने में अगर निजाम बदला तो कई दशक लगेंगे जो है मतलब इसकी भरपाई होने में। जी। इतना ज्यादा क्षरण जो है वो संवैधानिक संस्थाओं, नियामक संस्थाओं और इसमें जो है मतलब हुआ है। तो ये सब है, और बाकी इन्हीं सब से संबंधित हलफनामा जो है काफी लंबा चौड़ा है। हलफनामा जब सेबी ने जो नियम, सेबी ने जो नियम बदला उसमें ये शामिल है। ए एफ एफ पी आई नियमों में संशोधन। नियमों में निर्दिष्ट किया गया था कि शेयर बाजार में नामित डिपॉजिटरी प्रतिभागी यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के पास अपारदर्शी संरचनाएं नहीं है। मतलब ये नहीं है कि कहां से पैसा आ रहा है, किसका पैसा है, कैसे लग गया, वो पारदर्शी होना चाहिए। इसे 2018 में सेबी द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत अंतिम लाभकारी मालिकों को पीएमएलए 2002 के तहत परिभाषित लाभकारी मालिक के समान अर्थ के लिए फिर से परिभाषित किया गया था। इसके बाद 2019 में एएफपीआई नियमों में अपारदर्शी संरचना खंड इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पीएमएलए के तहत सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर दिया गया। मतलब हर जगह मतलब ये जो सब गड़बड़ी हो रहा है इसको पीएमएलए एक्ट से भी बचाने के लिए जो मतलब ये कोशिश की गई। दूसरा जो है एलओडीआर में संशोधन से भी ने किया। अब ये एफपीए वही है जिसके नाम पर जो है 15 तारीख तक जो है अपने संजय मिश्रा जी की दुकान ईडी में चल रही है कि वो बड़ा एडवांस स्टेज में है, तो उसमें वो निगोशिएट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं उनको बने रहना देना चाहिए। वो एफपीए का हाल, वो कहते थे ना कि सुनते थे पहलू में हाल दिल का, जो काटा तो कतरा खून निकला। तो ये है कि वो किसके लिए है और किसके लिए जो है क्या कहते हैं वो उसमें छूट है, ये सब सोच का विषय है भाई साहब। अब जी। एलओडीआर में संशोधन से भी सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता ने संबंधित पक्ष को कंपनी अधिनियम की धारा 276 के तहत वही अर्थ के रूप में परिभाषित किया था। 2018 में सेबी द्वारा संशोधित संबंधित पार्टी की परिभाषा में संशोधन किया गया था, जिसमें एक अलग से प्रावधान जोड़ा गया था जो किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रमोटर समूह के किसी सदस्य या इकाई को संबंधित पार्टी के रूप में तभी समझा जा सकता है जब उस व्यक्ति की शेयर धारिता कम से कम 20% हो। 20% से कम होगा तो उसकी शेयर धारिता नहीं समझी जाएगी। मतलब कुल मिला के बाय दी पीपुल फॉर दी पीपुल ऑफ दी पीपुल जैसा, बाय दी अडानी फॉर दी अडानी ऑफ दी अडानी जो है सेबी ने जो है वो सब संशोधन कर दिया आपको, ताकि अडानी जी जो है इसमें कहीं फंसाव न हो। अब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आपने नियमों में संशोधन 2018 में क्यों किया?
ये तो है नहीं कि आप इस पे आप आरोप लगा देंगे साहब ये तो मनमोहन सिंह करके गए थे तो हम क्या करें, 2014 के पहले हो गया था तो हम क्या करें, क्योंकि इनके पास तो एक ही रामबाण जवाब है, पिछली सरकार ने कर दिया था तो हम क्या करें, जवाहरलाल नेहरू करके गए तो हम क्या करें, इंदिरा गांधी करके गई तो हम क्या करें, राजीव गांधी करके गए तो हम क्या करें, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो हम क्या करें। नहीं, वो तो मुद्दा बनाते हैं। हाँ तो बात है ना, तो मतलब वो हम क्या करें, मतलब हमने कुछ नहीं किया, ये तो पहले भी होता रहा, जब कांग्रेस ने किया तो हमने भी कर दिया तो क्या हो गया, हमने तो जी। उन्हीं की पार्टी को फॉलो किया। तो कांग्रेस तो हिंदू मुसलमान नहीं करती थी, आप क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कांग्रेस तो सावरकर को वीर नहीं मानती थी, आप क्यों मान रहे हैं। कांग्रेस तो गोडसे को जो है गांधी का हत्यारा मानती थी, आप गोडसे को परम पूज्य पितामह मान रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसका भी जवाब दीजिए। जी तो ये सब स्थिति है सर। सर, एक बात बताइए, मनमोहन सिंह के शासन का 10 साल में सबसे लेटेस्ट है जो बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे उसके पहले, और तमाम बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री हुए इस देश में। इतनी मतलब कभी हिम्मत नहीं हुई किसी पूंजीपति के कि इस तरह से इंस्टीट्यूशन को इन्फ्लुएंस कर सके इस तरीके से। देखिए सर, इससे मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। अच्छा। क्रोनी पूंजीवाद तो यहाँ आर्थिक उदारीकरण के पहले से था, लेकिन आर्थिक उदारीकरण के बाद क्रोनी पूंजीवाद जो है मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन इतनी बेशर्मी और बेहयाई से उस क्रोनी पूंजीवाद के एक दो किरदारों के लिए सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया, ऐसा पहले मनमोहन सिंह नहीं, उसके पहले भी कभी नहीं था। हम्म। और दूसरी बात यह है सर, मैं डेवलपमेंट का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे देश की आबादी, जिसको आजकल 140 करोड़ बताया जा रहा है, 85 करोड़ लोग जो है 5 किलो अनाज पे जीवित हैं जो सरकार दे रही है। ऐसे देश में आप सड़कों की चकाचौंध और नियान साइन से जो है डेवलपमेंट दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं, और जो गरीबों की झोपड़ी झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी को हरियर कपड़े से ढक रहे हैं, ये इस देश के लिए उपयुक्त नहीं है। इस देश के समावेशी विकास के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मिक्स्ड इकोनॉमी ही सबसे बेहतर है, ये आर्थिक उदारीकरण बेहतर नहीं है। हो सकता है कि आपने कर्जा दे के की पिलाने के नाम पर तमाम ऐसे लोगों को भी कार खरीदवा दिया हो जिनकी वास्तव में हैसियत कार खरीदने की नहीं है। जी। लेकिन दरवाजे पर जैसे पहले होता था, घोड़ा बंधा हुआ, घोड़े पर आप चढ़े या न चढ़े, तो दरवाजे पर हम्म। कार बंधी हुई है मतलब खड़ी हुई है, तो घोड़े के साथ ये दिक्कत थी कि घोड़े में आपको चना उसको रोज खिलाना पड़ता था, मालिश उसको रोज करनी पड़ती थी, आप चढ़े या न चढ़े। लेकिन कार के साथ है कि जब आप निकालेंगे तब ना उसमें तेल भरवाएंगे, बाकी तो गाड़ी खड़ी है, जी। कहने के लिए साहब आपके पास गाड़ी भी है, हफ्ते में 15 दिन में एक बार अपने परिवार साथ आप गए दिल्ली में कनॉट प्लेस घूम के गाड़ी निकाल के चले आए, किसी पार्क में गए, लोधी पार्क में गए, वहां गाड़ी बाहर खड़ा कर दिया, भीतर घूम घाम गाड़ी बैठे, फिर अपने घर में आके 10 किलोमीटर के अंदर। तो ये तो कार रखना हुआ नहीं, कार रखना तो हुआ ना जब आप किसी भी छोटे से काम लेके बड़े काम में कार में ही निकले। तो उसी तरह है कि आप इस जो चकाचौंध आपने दिखाई तो वो मोहन सिंह के कार्यकाल में ही पॉलिसी पैरालिसिस हो गया था, और इतने कम समय में हुआ जितने समय में जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी नहीं हुई। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 से मिक्स्ड इकोनॉमी की, और 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तब आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। तो 50 से 91 41 साल तक वो योजना चली। हाँ, इतना उसमें चौड़ी सड़कें नियान साइन ये सब नहीं था, लेकिन आपने जो 91 से शुरू की वो 2007 ही 8 में दम तोड़ने लगी, और उसका विद्रूप रूप है। आपने ये चेक एंड बैलेंस नहीं किया कि जो हम आर्थिक उदारीकरण लागू कर रहे हैं इसकी सीमाएं क्या होंगी, ये इसकी सीमाएं कहाँ होंगी। आप जो है वो पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए ना हो हजारों करोड़ रुपए की, लाखों करोड़ रुपए की आप उनकी छूट देने लगे, न केवल आप उनको छूट देने लगे बल्कि इस तरह जो क्रोनी कैपिटलिज्म को आपने इस तरह बढ़ावा दिया। हमें तो याद है कि शायद संभवतः इंदर मल्होत्रा नाम के किसी व्यक्ति ने बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो एक किताब लिखी थी, वो किताब मार्केट से गायब है, कि जो पीएमओ में जब से बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए एक भी पीएमओ में कारपोरेट का आदमी अटैची लेके दिखाई नहीं पड़ता।
और उसके बाद हमारे माननीय चंद्रशेखर जी बलिया के हुए, वहां फिर वही पुरानी सिस्टम शुरू हो गया, टैची लेके कैपिटलिस्ट दिखाई पड़ने लगे। और कहा जाता है कि बीपी सिंह को सरकार गिराने के हमारे ये जो मोटा भाई अंबानी है, इनके बाप धीरू भाई अंबानी बहुत सक्रिय थे, उन्होंने उन्होंने खजाने का मुंह खोल करके बीपी सिंह की सरकार गिराई थी। तो बीपी सिंह की सरकार खजाना खोल के मुंह गिराई थी, और हमारे जो है क्या कहते हैं गधे बिक गए थे। हाँ, जो गुजरात के गधे थे, तो गुजरात से उसका मत समझिए, गुजरात के गधे पूरी दुनिया में मशहूर है, वो घोड़े की तरह गधे हैं, और घोड़े की तरह दौड़ते हैं। तो वो जो है सब जो है बेचारे लाइन लगा के बिक गए थे। भले सैद्धांतिक मुलम्मा पहनाया और सैद्धांतिक जामा पहना है, वो भी बीपी सिंह तो वास्तव में न खाऊंगा न खाने दूंगा पर शाब्दिक अर्थों में अमल करते थे। वो तो राजनीति में भले आ गए, राज परिवार के थे या जमींदार परिवार के थे, लेकिन वो वास्तव में संत पुरुष थे। वो जो है वो क्या कहते हैं मतलब वो वाले नहीं थे कि क्या कहते हैं सावधान 22 पसेरी है, आओ जाओ सबूत ना कर लें, सबूत रस्त कर लें, ऐसे तो थे नहीं। तो कहने का मतलब है कि वोट घटने के, अपनी कम्युनिटी का समर्थन खोने के आशंका, डर के बावजूद बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया था। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है, इसमें आप ये कहेंगे कि साहब उससे रोजगार पैदा हो रहा है इसलिए हम उनको छूट दे रहे हैं, वो रोजगार। अरे भाई, किसान तो पूरे देश को अन्न दे रहे हैं। अभी जब कोविड हुआ था तो केवल किसानों के कारण भारत बच गया था। अगर किसान नहीं होते तो पीएल 480 का जो गेहूं एक समय सड़ा हुआ अमेरिका से आता था, उससे भी गई दुर्गत हो गई होती अगर किसान नहीं होते तो, या जो है किसानी का कारपोरेटीकरण हो गया होता तो। लेकिन आप दीवार पे लिखी इबारत न पढ़ना चाहते हैं, न सुनना चाहते हैं, न बताना चाहते हैं, न कहना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, कहाँ कैसे जो है ये क्या कहते हैं उसमें कालीन के नीचे दबा दिया जाता है। आप खुद बताइए, कोविड में जब सारा उद्योग धंधा बंद हो गया, सारे काम काज बंद हो गए, लोग घरों में लौटने में, आखिर उनको भोजन कहाँ से मिला? कौन सा सरकार ने तब वो जो है क्या कहते हैं अपना जो है वो भंडार खोल दिया था कि भाई मुफ्त में लोग खाएं? तो सवाल इस बात का है, ये कैपिटलिज्म का ये नियम है, कैपिटलिज्म नहीं किसी का भी ये नियम है कि कोई भी बात अगर जो है वो क्या कहते हैं आप उसको अंगीकार करते हैं तो उसकी अच्छाई के साथ उसकी बुराई भी आपके पास आती है। आपको जी उसे जी। स्वीकार करने में, उसे मानने में कोई जो है एतराज नहीं होना चाहिए। असली बात यह है, या असली आदमी वो है कि जो इसमें कम से कम डैमेज वाला जो है, कम से कम कोलेटरल डैमेज वाला जो है रास्ता अपनाए कि भाई हम आज आर्थिक उदारीकरण भी करेंगे और इसमें कम से कम डैमेज होगा। तो ये तो होता ही नहीं। यहाँ तो कौवा कान ले गया तो कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया, कान कोई देखता नहीं, बाद में पता चलता है ये कान सड़ करके और जो है कौवा काटने से कान को काटने की नौबत आ गई है, आपको बता दें, या कान में जहरवात फैल गया है। जी। अडानी वाले पर सुप्रीम कोर्ट में मसला है, तो सुप्रीम कोर्ट जो बात आम लोग सब जानते हैं, हम लोग जैसे आम लोग ही हैं, इकोनॉमिक्स ज्यादा नहीं जानते हैं, ये समझ में आ रही कुछ गड़बड़ झाला है, तो सुप्रीम नहीं, हम कोर्ट ये में किस तरह। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर सबूत जो आप देते हैं, जो वकील लोग बहस करते हैं, उसमें थोड़ा विवेकाधीन अधिकार भी जज साहब का चलता है। जज साहब लोगों को भी इस बात से बहुत जो है कष्ट है कि पब्लिक ट्रायल आजकल हर चीज का होने लगता है। बस पक्ष विपक्ष में बातें कहीं जाने लगती है, और जब पक्ष विपक्ष में बातें पब्लिक डोमेन में आती हैं तो उससे एक पब्लिक का परसेप्शन बनता है। तो उससे लगता है कि जो है वो किसी निर्णय में निष्पक्षता है, कि किसी निर्णय में बेईमानी है। लेकिन जज साहब लोगों की भी एक लिमिटेशन है। अब उसमें सरकारी वकील तो उनकी तरफ से लड़ेगा, उनका वकील उनकी तरफ से लड़ेगा, पक्षकार का वकील पक्षकार की ओर से लड़ेगा। लेकिन जो जज साहब बैठे हैं तो उसमें जो है वो अब जज साहब देखेंगे कि इसमें कौन सी बात को पकड़ें, कहाँ से पकड़ें, किससे जांच कराएं। अच्छा ही बताइए, इस देश में जो जांच एजेंसियां हैं वो भी तो सब सरकारी है ना? कोई ऐसी जांच एजेंसी है कि जिसको जांच एजेंसी को दिया जाए और ईमानदारी से जांच करे? यहाँ तो प्रयागराज में कुंभ मेला के नाम पर थर्ड पार्टी ऑडिट का प्रावधान हुआ था। पता नहीं यहाँ के एक बहुत बड़े आला अधिकारी ने खुद ही एक थर्ड पार्टी का जो है फर्जी फर्म बनवा के और उससे जो है वो सो कॉल जांच करा दी थी, और जांच कराने के नाम पर लीपापोती कर दी गई थी। आपको बता, उसकी जांच संभवतः पीएमओ से कराई जा रही है शिकायत होने पर। इलाहाबाद के बहुत से प्रबुद्ध नागरिकों ने
इसकी शिकायत की और 4,000 5,000 रुपए करोड़ का बजट था। कुंभ और स्मार्ट सिटी दोनों को ऐसा एक दूसरे में पिरो दिया गया था, तो पता ही नहीं चला कि कौन सा काम कुंभ का हो रहा है, कौन सा काम जो है स्मार्ट सिटी का हो। और तो और ये स्थिति थी कि पीडब्ल्यूडी ने वही सड़क बनाया, उसी सड़क को पर एडीए से भी भुगतान कर लिया गया। मैंने एक ही काम का दो दो एजेंसी से भुगतान हो। फिर आपका जो है वो जो आपका शेड्यूल रेट हुआ है उसमें संशोधित रेट है कि 10-20% बढ़ता है, यहाँ तो 110 115 120% तक रेट बढ़ाकर इन्फ्लेटेड रेट पर आपका पेमेंट किया गया, जो बिल्कुल सर्वथा नियम विरुद्ध है। आज तक सब मामला दबा हुआ है। संयम पहलवान, तो क्या हो सकता है आप बताइए। चलिए एक लास्ट सवाल लेता हूँ। आपने एनडीटीवी का जिक्र किया और एनडीटीवी संजय पुगलिया ने जर्नलिस्ट को भेजा कि हंगामा करो वहां पर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। राहुल गांधी भी लगातार गोदी मीडिया पर हल्ला बोलते रहते हैं, आपने भी कहा अपने वक्तव्य में। कांग्रेस की जहां जहां सरकार है फिर भी करोड़ों करोड़ का जो है एड इन्हीं गोदी मीडिया को मिलता है। नहीं, लेकिन पहले से जो मिल गया, बाकी तो शायद बंद हो रहा है। मेरा ख्याल है आज तक का बंद हो गया है। अच्छा। हाँ, अब देखिए मीडिया की ताकत अपनी जगह पर है, और फिर गोदी मीडिया हो या मान लीजिए कि ऐड की बात है, तो ऐड हमेशा इसके लिए बाकायदे राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं हैं जो ये बताती हैं कि किसकी टीआरपी कितनी है, किसकी पहुंच कितनी है। तो ऐड जो आदमी देता है वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है, तो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने कि हमने कितने उपलब्धियां हासिल की हैं। तो ऐड देने का मतलब है कोई आर्थिक सहायता नहीं है, ठीक है उससे उसकी आर्थिक सहायता होती है, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचे। तो जो निगेटिव कंपेन है उसमें वही आदमी जब थूक के चाटता है, विज्ञापन के नाम पर जो है प्रशंसा दिखाता है, तो ये भी तो एक प्रकार का थूक का चाटना ही हुआ ना। ऐसे कौन सिद्धांति लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमारा मीडिया चले या ना चले, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई मीडिया हो, हम ऐड नहीं लेंगे। ऐसे कितने लोग हैं। तो इसके लिए तो आपको हरिजन अखबार निकालना पड़ेगा कि आप निकालें, आप पढ़ें, आप लिखें, आप ही स्वयं पढ़ें, कोई पढ़े या ना पढ़े। या आपको यंग इंडिया निकालना पड़ेगा, यंग जो चंद्रशेखर जी वाला, कोई पढ़े या ना पढ़े, हम बस निकाल रहे हैं, उसमें ऐड रहे या न रहे। तो सवाल इस बात का है कि ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए प्रचार का काम करता है, और प्रचार का काम वही करेगा ना जिसका सर्कुलेशन ज्यादा होगा। और आप ये मान के चलिए, मैं तो ये मानता हूं, मैं मीडिया में बहुत सक्रिय रूप से 40-45 साल रहा, कि भाई जो चलता है वही बिकता है, या जो बिकता है वही चलता है। तो अब जब तक लोग इसको डिस्कार्ड न करें, गोदी मीडिया को देखना बंद न करें, तब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अगर आपका जो है वो ऐसे जो है नहीं खबर दे रहा है, ब्लैकआउट कर रहा है, तो आप ऐड के माध्यम से अपनी खबर वहां देंगे। जो ही स्लॉट चले, 1 मिनट 2 मिनट आधा मिनट 3 मिनट, आप दिखाएंगे कि साहब हमने ये काम किया, ये काम किया। अगर 5 आदमी भी आपके समर्थन में आए उसको देख करके, तो 5 आदमी आए ना। महंगा सौदा है सर, डिजिटल मीडिया का जमाना है आजकल। लोग यूट्यूब और सोशल मीडिया पे ही करोड़ों लोग के पास पहुंचा देता है इन्फॉर्मेशन। नहीं, वो बात पहुंचाते हैं, लेकिन अभी डिजिटल मीडिया का जो है मार्केटिंग तंत्र जीरो है ना। अभी डिजिटल हम्म। मीडिया का नियामक तंत्र जीरो है ना। डिजिटल मीडिया का भी ये जो है मतलब वो नहीं है ना, उस तरह की मान्यता नहीं है ना कि किसकी कितनी टीआरपी है। तो अब सवाल इस बात का है कि इसमें भी अगर टीआरपी हो जाएगी, तो जो लोग सरकार की आंख की किरकिरी बन करके बाहर निकल गए थे, सबसे ज्यादा तो उन्हीं का चलता है। तो सबसे ज्यादा फिर हम्म। विज्ञापन उन्हीं को मिलना चाहिए। जाहिर तो है। अभी ये एक प्रकार से शैशवावस्था में है, अभी उस तरह जो है वो क्या कहते हैं विकसित नहीं हुआ है। फिर इसमें जो है आपके यूट्यूब के जो मालिकान लोग शामिल हैं, जो उसको फेसबुक के मालिकान लोग शामिल हैं, जो उसको धीमा करते हैं, तेज करते हैं, ब्लैकआउट करते हैं, रीच कम करते हैं। तो इस मीडिया का जो प्रवाह तंत्र है वो निर्बाध नहीं है। हम्म। हाँ, वो निर्बाध अगर हो जाए, जैसे टीवी का निर्बाध है कि आपका समझ आया और आपके आने के बाद उस पर कहीं कोई रोक नहीं है, जितने लोगों को देखना हो देखा, नहीं देखना हो नहीं देखा। और आपका जो जब आप उसको पब्लिक कर देते हैं तो सबके पास हो जाए, कोई देखे या न देखे। तो आप हम्म। देखते होंगे कि सब चीजें जो है वो आपके यूट्यूब खोलते होंगे तो आप उस पर सब चीज नहीं आती। आपने अगर एक जूते का जो है आप ढूंढ लिया, या एक खाना खाने का जो है वो आपने यूट्यूब पर ढूंढ लिया, तो आप देखेंगे कि अगली बार जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो खाने के ही 20 चैनल दिखाई पड़ने लगे, आपके हम्म। जूते के ही 20 चैनल दिखाई पड़ने लगे।
आपके जो है, आपने कुकर देख लिया तो कुकर के ही 20 चैनल दिखाई पड़ने लगेंगे। आपने कोई और सामान देख लिया तो सामान के ही 20 चैनल दिखाई पड़ने लगेंगे। आपने कहीं यूट्यूब सीखने के लिए कि कैसे हम अपना इम्प्रूव करें तो पता चला उसी के 20 दिखाई पड़ने लगे। आपने हम्म। कोई सामान अमेज़न से ढूँढा कि कैसे इसको जो है वो करने अगर यूट्यूब पर, तो पता चला वही बार-बार दिखाई पड़ने लगा। यहाँ इतने में उपलब्ध है, दूसरा दिखा रहा कि यहाँ इतने में उपलब्ध है, इसमें ये है, उसमें वो है। आप एक कैमरा किसी दिन ढूँढ के देखिए, वो आपका वो क्या कहते हैं वायरलेस माइक या माइक, और उसके बाद देखिए कि अगले 3 दिन 4 दिन आपके यूट्यूब में जी। 40 से 60% केवल माइक दिखाया जाएगा, अलग-अलग लोगों का। जी। ठीक है सर, तो शुक्रिया ये आपका टीवी बहुत-बहुत की तरह निर्बाध नहीं है, मतलब उस तरह का उपलब्ध नहीं है ऐसे प्लेटफॉर्म पर कि जहां जिसको मन हो देखे, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। इसमें तमाम बाधाएं हैं, इसका कोई जी, नियामक नहीं है, और ये विदेश द्वारा कंट्रोल है, ये आपका जो है देसी सिस्टम भी नहीं है। जी। जी। चलिए, शुक्रिया सर। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब हैं, पूरा वीडियो सुनिएगा, देखते रहिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी। जी।